बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये लीनियर अलजब्रा, एलिमेंट्री लीनियर अलजब्रा हार्वर्ड एंटन की बुक है। हार्वर्ड एंटन, और इसका जो 10th एडिशन है ये हम पढ़ेंगे। इसके कंटेंट्स पे ज़रा गौर करते हैं। ये इसका फर्स्ट चैप्टर, ये आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। चैप्टर 4 तक हम करेंगे, देन इसमें से शायद एक आध चीज़ करनी पड़े, अदरवाइज 1 to 4 चैप्टर्स हैं हमारे। इसमें ये सामने आपको नज़र आ रहा है चैप्टर 1, और इसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड मैट्रिसेस। तो जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनको मैट्रिसेस की हेल्प से सॉल्व करने के मतलब ये चैप्टर 1 है। अब इस चैप्टर के आगे लेक्चर्स हैं। ये लेक्चर 1 है जो अभी हम आज पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन गॉसेस एलिमिनेशन मेथड, देन मैट्रिसेस एंड मैट्रिक्स ऑपरेशंस। इसमें मैट्रिसेस की जो सारी थ्योरी जिसके मतलब मैंने आपको फर्स्ट ईयर का चैप्टर भी सेंड किया हुआ है। इसके बाद इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं मैट्रिसेस के, एलिमेंट्री मैट्रिसेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें चैप्टर 1 में 1 by 1 हम देखेंगे। और 1.7 तक पढ़ेंगे। ये 1.8 और 9 इसमें स्टडी नहीं किया जाएगा। तो ये पहला हम शुरू करने लगे जी, इंट्रोडक्शन टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसके मतलब हमें देखना। सो लेट्स स्टार्ट। पहले नंबर पे ये बताया जा रहा है कि ये जो लीनियर अलजबरा है इसमें हम करते क्या हैं कि जो डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है ना, उनको आमतौर पर नोट किया जाता है टेबल की फॉर्म में, रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में, जिसको मैट्रिक्स कहा जाता है। इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। तो जैसे ये एक प्रॉब्लम है, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में नीचे लिख के दिखाया गया है। फर्स्ट ईयर के बेसिस पे आप देख सकते हैं। यानी कि ये इक्वेशंस और इसकी ये वाली जो मैट्रिक्स फॉर्म है ये आपस में इक्विवेलेंट है। ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है। आगे जाके हम ये देखने लगे हैं। ये बताया गया है कि इसमें ये मैट्रिक्स क्या चीज़ है, मैट्रिक्स की थ्योरी क्या है, इसके मतलब मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ काम किए हुए। राइट। इसके बाद हम ये बाकायदा अपने टॉपिक पे आ गए हैं, इंट्रोडक्शन टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहले नंबर पे ये देखना चाहिए कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, और देन मुख्तलिफ लीनियर इक्वेशंस जब मिल के हमारे सामने आएंगी तो उसको आप सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस का नाम देंगे। तो लीनियर इक्वेशन, जैसे कि लीनियर का मतलब होता है 1। तो जैसे आप अगर ये लिखें 2x + 3y = 5, ये ऐसी इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं, x और y, और वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं वो क्या है, 1 1 ईच हैं। तो इस तरह की जो इक्वेशन होगी इसको आप लीनियर इक्वेशन का नाम देंगे। यही इसमें लिखा हुआ है। इसका जो जर्नल पैटर्न है वो बन जाएगा ax + by = c, जिसमें ये जो a और b एट ए टाइम ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। मे बी के एक जैसे ये 2x = 5 लिखा हो, उसमें b वाला कोएफिशिएंट 0 है, लेकिन दोनों एट ए टाइम ज़ीरो नहीं होने चाहिए। राइट साइड बेशक 0 हो या ना हो। तो ये बताया गया है। रिकॉल दैट इन 2 डायमेंशंस, यानी 2 वेरिएबल्स में x एंड y कोऑर्डिनेट्स। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ax + by = c, वेयर a एंड b बोथ नॉट 0, इसको बोलते हैं सिस्टम लीनियर इक्वेशन इन x एंड y। इसी तरह से अगर आप इसको एक्सटेंड करें, 3 वेरिएबल्स में ले जाएं, ax + by + cz = d, जिसमें अगेन a b c जो कोएफिशिएंट्स है x y और z के, वो एट ए टाइम 0 नहीं होने चाहिए। बेशक 2 0 हो जाएं, लेकिन तीसरा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन, इसी को अगर आप एक्सटेंड करें, ये 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन लिखी है, 3 वेरिएबल्स में अगर आपने n वेरिएबल्स तक जाना है तो ये नीचे इस तरह से हम लिखेंगे a1 x1, पहला वेरिएबल x1, दूसरा वेरिएबल x2, x3 so on up to xn, साथ में इनके कोएफिशिएंट्स इक्वल टू b। इसमें भी वही कंडीशन के ai's जो x1 x2 x3 so on up to xn के कोएफिशिएंट्स हैं, ये सारे के सारे एट ए टाइम 0 नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? अगर 0 हो जाए तो फिर लेफ्ट साइड 0 बन जाती है, तो राइट साइड पे अगर b है तो 0 इज़ नॉट इक्वल टू b। अगर b नॉन ज़ीरो है तो वो इक्वेशन की कोई सेंस नहीं बनती। ठीक है। देखिए अब
लीनियर इक्वेशन है तो कौन सी वाली इक्वेशन ऐसी होगी जो कि लीनियर नहीं है, जिसको हम बोलेंगे नॉन लीनियर इक्वेशन। फर्ज करें ऐसे आ जाए अंडरूट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो आप इसमें देखेंगे एक्स की पावर 1/2 है, ये लीनियर नहीं है। या ऐसे आ जाए एक्स प्लस एक्स वाई प्लस 3 = 7, इसमें ये एक्स और वाई का प्रोडक्ट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी लीनियर नहीं है। तो आगे हम देखेंगे कौन कौन सी लीनियर है, एग्जाम्पल्स के थ्रू देखने लगे हैं। ओके, तो ये आपने n वेरिएबल्स में एक लीनियर इक्वेशन लिख ली है। इसमें ए आईज क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, ए आईज आर नॉट ऑल जीरो एट सेम टाइम। अब इसमें कहता है अगर आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स को 2 ले लो, यानी कि x1 x2 x3 जो n वेरिएबल्स हैं 2 ले लें या 3 वेरिएबल ले लें, तो वो उसको रिड्यूस करके जो ऊपर भी लिखी हुई थी वो लिखी गई है, ये 2 वेरिएबल्स में और ये 3 वेरिएबल्स में, ठीक है। और अगर आप इसमें राइट साइड को ज़ीरो ले लेते हो, यानी कि राइट साइड ज़ीरो, तो ये जो इक्वेशन है तो लीनियर, लेकिन ऐसी लीनियर इक्वेशन कि जिसकी राइट साइड पे ज़ीरो है उसको हम नाम दे देते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। आगे जाके हम बात करेंगे कि जो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है उसका नाम इसलिए भी रखा गया है होमोजीनियस, क्योंकि इसमें इसके सोल्यूशन की जब बात करेंगे तो हम कहेंगे कि इसमें x1 x2 x3 अगर सारे ज़ीरो ले लिए जाएँ तो ये इसको सेटिस्फाई कर रही है। देखिए ना, इक्वेशन के सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है कि x1 x2 x3 की ऐसी वैल्यूज़ जो इसमें पुट की जाए तो लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के आंसर के इक्वल आ जाए। तो इसमें आप देख रहे हैं ना कि x1 x2 x3 अगर 0 0 लिए जाएँ तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर 0 आ जाएगा। तो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की पहचान यही है कि इसमें अगर आप वेरिएबल्स की तमाम वैल्यू 0 पुट करें तो वो सेटिस्फाई हो जाती हो, तो उसको होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। तो पहचान आपने ये करनी है लीनियर कौन सी है और नॉन लीनियर कौन सी है। तो लीनियर अगर है तो उसको देखना है कि ये होमोजीनियस भी है या नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन की अगर राइट साइड पे ज़ीरो आपको नजर आए तो वही जो लीनियर इक्वेशन है उसको आप होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का नाम दे देंगे। आगे एग्जांपल 1 आ रही है, ये देखें, दिस इज x प्लस 3y = 7, ये एक लीनियर इक्वेशन है। x1 - 2x2, ये लीनियर इक्वेशन थी 2 वेरिएबल्स में। अब ये भी एक लीनियर इक्वेशन है इन 4 वेरिएबल्स। ये भी देखें, इसमें x और y और z की पावर्स देखनी है, कोएफिशिएंट्स जो है वो बेशक फ्रैक्शन में आ जाए उसका कोई मसला नहीं है। ये सारी एग्जांपल्स लीनियर इक्वेशंस की, जबकि इनमें देखो ना, इसमें y की पावर 2 आ गई है, तो x और y जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स 1 होनी चाहिए, ना 1 से बड़ी होनी चाहिए, ना ये फ्रैक्शन में होनी चाहिए और ना ही ये नेगेटिव होनी चाहिए। तो ये लीनियर नहीं है। जबकि इसमें देख, और ना ही x और y का प्रोडक्ट होना चाहिए। यहाँ पे ये लीनियर नहीं है इसलिए क्योंकि इसमें x और y का प्रोडक्ट आ गया। इसमें देखें ये साइन आ गया, तो x और y होने चाहिए। कोई ट्रांसडेंटल फंक्शंस हैं जिनको आप कहते हैं साइन लॉगरिथमिक फंक्शंस, इस तरह के फंक्शंस इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। ये इक्वेशन x1 x2 और x3 वेरिएबल्स में है, लेकिन इसमें जो वेरिएबल x1 है उसकी पावर कितनी है, 1/2, दैट्स वाई ये लीनियर है नहीं है। तो अब आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि कैसे देखना है कि कौन सी इक्वेशन लीनियर है और कौन सी लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो ये हमने सीख लिया। इसकी आगे एक्सरसाइज में प्रैक्टिस भी आपसे करवाई जाएगी, लेकिन फ़िलहाल हमने इसको थोड़ा बहुत चेक कर लिया। अब आगे हम बात ये करेंगे कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है और एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन है तो इसको आप बोल देते हैं कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ए फाइनाइट सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, या ब्रीफली लीनियर सिस्टम भी इसको कह देते हैं, ठीक है। द वेरिएबल्स आर कॉल्ड अननोन्स, वेरिएबल्स को अननोन्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक इक्वेशन लिखी है 5x + y = 3, ये लेफ्ट साइड को आप देखें, ये एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और राइट साइड पे भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ये थोड़ा सा लिखने में हो गया है, ये एक अलहदा सिस्टम है, ये एक अलहदा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन गया है, ठीक है। अब इसमें वो नोटेशन वाइज कह रहे हैं कि ये x1 x2 x3 के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको a1 a2 a3 वगैरह से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाएँ तो उसमें हम थोड़ा सा ख्याल रखेंगे कि जिससे हमें थोड़ी सी सहूलत हो, वो बताने की कोशिश की है। अब ये देखें, ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस उसने लिखा हुआ है n वेरिएबल्स में, ठीक है।
a11 x1 प्लस a12 x2 देन सो ऑन अप टू दिस। ये सिस्टम की पहली इक्वेशन, ये दूसरी, और ये इसमें mth इक्वेशन है। यानी कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसमें वेरिएबल्स की तादाद है n और इक्वेशंस की तादाद है m। ठीक है, तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन n वेरिएबल्स और इस सिस्टम में m नंबर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, इससे आगे हम ये बात करेंगे कि एक जो सिस्टम है उसके सोल्यूशन से क्या मुराद है। अगर आपके पास इक्वेशंस लिखी हुई हैं, इसको थोड़ा पहले इन पार्टिकुलर देख लेते हैं। जैसे वो कह रहा है कि ऊपर जो आप इक्वेशंस छोड़ के आए ना, एक सिस्टम छोड़ा आपने, इसको जब सॉल्व करेंगे, बुलादा बात है सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हैं, वो ये इसके बारे में कहना चाह रहा है कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो सोल्यूशन है ना, वो ये है। इसमें अगर आप x की जगह पे 1 लगाएं, y की जगह पे -2 लगाएं, x की जगह पे 1, y की जगह पे -2 लगाएं ज़रा, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के आंसर के इक्वल आएगा दोनों इक्वेशंस में इन वैल्यूज़ के लगाने से। मैं अगर लगाता हूँ इसमें 5 इंटू 1 प्लस वाई की वैल्यू क्या है -2, तो राइट साइड 3 के इक्वल आ गया, 3 इज इक्वल टू 3। यही वाली x और y की वैल्यूज अगर आप सेकंड इक्वेशन में भी लगाएंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर इक्वल आएगा। तो ऐसी x और y की वैल्यूज जो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, उसको उसका सोल्यूशन बोलेंगे। तो ये सोल्यूशन को इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर्स की सूरत में भी लिखा जा सकता है। तो ये वो कहना चाह रहा है कि जब आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आए, चाहे उसमें वेरिएबल्स 2 हो, 3 हो या ज़्यादा हो, तो उसके सोल्यूशन से क्या मुराद है, उसी उन्हीं सिस्टम में मौजूद वेरिएबल जो हैं, चाहे वो एक्स वाई की सूरत में हो या x1 x2 x3 की सूरत में हो, उनकी ऐसी वैल्यूज जो इसमें पुट करने से सिस्टम को सेटिस्फाई कर रही हूँ, लेफ्ट साइड के आंसर्स को राइट साइड के आंसर्स के इक्वल ला रही हूँ, तो उन वैल्यूज़ को, उन अननोन्स की वैल्यूज़ को उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन बोलते हैं। तो ये इसने जनरल बात की है, इसको हमने पार्टिकुलर केस में देख लिया। कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल्स इज ए। अगर देखें ना, इस ऊपर वाले सिस्टम में n वेरिएबल्स हैं, तो अब जो इसका सॉल्यूशन होगा ना, वो n वैल्यूज पर मुश्तमिल होगा। पहली वैल्यू को s1 कह दिया गया, दूसरी वाली वैल्यू को x2 और देन सो ऑन sn। ये लिखने में थोड़ा सा हो गया। तो ये x1 की वैल्यू s1, x2 की वैल्यू s2 और देन सो ऑन, ये इसका सोल्यूशन होगा अगर ये इसको सेटिस्फाई कर दे। जैसे कि इस पार्टिकुलर केस में हमने देख भी लिया कि ऊपर वाले सिस्टम में, और जो 3 वेरिएबल्स वाला सिस्टम उसने दिया हुआ है ना, आप बेशक चेक भी करेंगे, इसका वो कह रहा है कि ये सोल्यूशन है। आप देखिए, ज़रूर चेक करें, x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 2 और x3 की वैल्यू -1। अगर आप उसमें लगाएंगे तो लेफ्ट साइड के आंसर्स राइट साइड के आंसर्स के इक्वल आ जाएंगे। तो पहले सिस्टम का ये सोल्यूशन है, दूसरे सिस्टम का ये सोल्यूशन है। इसको जर्नलाइज कर रहा है कि अगर n वेरिएबल्स वाला सिस्टम हो तो उसके सोल्यूशन को, लेट्स से कि अगर सोल्यूशन है तो इस तरह से आप कह सकते हैं s1 s2 s3। तो ये ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में जिस तरह से इनको लिखा है, ऐसे जनरलाइज करके लिख सकते हैं ऑर्डर्ड n टुपल्स की फॉर्म में। ठीक है, अभी हमने सोल्यूशन निकालने के तरीके भी सीखने हैं, लेकिन फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ये ऊपर वाले सिस्टम्स के सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि ये उस सिस्टम की इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेफ्ट साइड के आंसर्स राइट साइड के आंसर्स के इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, ओके। अब ये स्टार्ट किया गया है कि जब आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऐसा हो जिसमें 2 वेरिएबल्स हों, और फिर कहता है कि 3 अननोन्स या वेरिएबल्स हों। जैसे कि ये उसने एग्जांपल लिखी है, दिस इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो वैसे तो उसने ज्योमेट्रिकली इसको बयान किया हुआ है। तो एफएससी में आपने सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ था कि इस तरह की जो इक्वेशन होती है ना, वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है और ये दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसको वैसे तो हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के हवाले से देख रहे हैं, लेकिन इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। और आपने सेकंड ईयर में दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालने की कोशिश की हुई है। तो वो अगर तो लाइनें नॉन पैरेलल हैं, इस टाइप की हैं, तो फिर इनका जो है ना वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा। जो इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो दरअसल
इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। और अगर लाइनें इस तरह की हैं कि पैरेलल हैं, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, तो फिर वो ज़ाहिर है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं क्या होगा। और चूँकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही सॉल्यूशन होता है, तो इसका मतलब है इसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा। एक और केस ये आ सकता है कि लाइंस कोइंसाइड हो जाए, पहली लाइन ये हो, दूसरी लाइन इसके ऊपर ही पड़ी हो। तो इस सूरत में इनके बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होंगे वो उसके सॉल्यूशंस होते हैं। तो इस केस में इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। पता ये चला कि जब आपके पास टू वेरिएबल्स में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, तो उसका सॉल्यूशन मे बी के ना हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक सॉल्यूशन हो, जैसे कि ये यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया हुआ है। और तीसरी ऑप्शन ये है कि हो सकता है कि उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हों। तो ये कैसे हम देखेंगे, इसको ज्योमेट्रिकली हम छोड़ देंगे, क्योंकि जब आप अभी तो ये लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है ना, तो जब वेरिएबल्स फ्री हो जाएंगे तो फिर ये किसको रिप्रेजेंट करेंगी, फिर ये लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करेंगी, फिर ये प्लेन्स को रिप्रेजेंट करेंगी। इसी तरह से अगर वेरिएबल्स और ज़्यादा कर दिए जाएंगे तो देन ये किसको रिप्रेजेंट करेगी। इस आइडिया में हम नहीं पढ़ना चाहते, हम इसको ज्योमेट्रिकली ट्रीट करना चाहते हैं। बुक वाले ने वैसे इसको ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सप्लेन किया हुआ है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिए, फिगर से भी नज़र आ रहा है। तो हमने इसको अलजेब्रिकली देखना है। ओके, तो अब ये है कि सिस्टम कोई भी हो, उसका मे बी के सॉल्यूशन ना हो, मे बी के एक यूनिक सॉल्यूशन हो, या मे बी के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो, हमें ये तीनों केसेस का ही सामना करना पड़ेगा। तो अगर आप समझते हैं कि आपके पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसका सॉल्यूशन है, तो आप कहेंगे कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है। एक सिस्टम है आपके पास लीनियर इक्वेशंस का, वो कंसिस्टेंट कब होगा, जब आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए। चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन मिले या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिले, तो वो सिस्टम कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। और अगर आपको उसका सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है, ठीक है, तो फिर इसको आप इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन का नाम देंगे। ठीक है, तो यही पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो भी सिस्टम आपके पास आएगा वो कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा, यही दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। राइट, तो ये अब वो जो थ्री वेरिएबल्स और थ्री इक्वेशंस पर मुश्तमिल जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना, वो जैसे मैंने बताया कि वो प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये प्लेन्स मुख्तलिफ शेप्स में हो सकती है, जैसे कि ये थ्री प्लेन्स हैं और आपस में पैरेलल हैं। इन दैट केस इन तीनों का कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है और नो सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट। इस केस में देखें, पहली और दूसरी प्लेन आपस में पैरेलल है और तीसरी प्लेन जो है वो पहली दोनों प्लेन्स को इंटरसेक्ट कर रही है। पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि जहाँ पे सारी प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो जहाँ पे सारी प्लेन्स इंटरसेक्ट करती हैं वही होता है उनका पॉइंट सॉल्यूशन। तो इन दैट केस भी कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यहाँ पर भी पहली और दूसरी प्लेन इंटरसेक्ट कर रही है, दूसरी और तीसरी, तीसरी और पहली, लेकिन कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे तीनों प्लेन्स इंटरसेक्ट करती हैं। यहाँ पे क्या है, तो दो प्लेनें नीचे वाली इंटरसेक्ट कोइंसाइड कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं, ये नहीं कि उनका कॉमन पॉइंट है। लेकिन ये जो ऊपर वाली प्लेन है ये ऐसी है जिसका कोई पॉइंट नीचे वाली दोनों प्लेन्स के साथ कॉमन नहीं है, तो सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन वो होता है जो सबका कॉमन पॉइंट हो। ठीक है, इस वाले केस में आप देखिए कि तीनों प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं और इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इन दैट केस एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। इस वाले केस में देखें कि ये जो लाइन है ना, ये सबकी मुश्तरका है, यहाँ पे सब मिल रही हैं। तो इस वाले केस में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस हैं। ये तीनों प्लेन्स एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं, हर पॉइंट इनका कॉमन पॉइंट है। इस केस में भी इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस है। इसमें क्या है, दो प्लेनें एक दूसरे के ऊपर पड़ी हैं, तीसरी इस तरह से है बुक की तरह से। तो ये वाली बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि सबके कॉमन है। इस वाले केस में भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। तो ये तो ज्योमेट्रिकली होगा, लेकिन हमें अलजेब्रिकली कैसे पता चलेगा कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसका ये नंबर एक के कंसिस्टेंट है या नहीं है, नंबर टू कि अगर ये है तो इसमें इसके सॉल्यूशंस किस तरह के हैं, यूनिक हैं या कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो इसको आगे एग्जांपल्स में हम डिस्कस करने लगे हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें ये अगर एक सिस्टम मिल गया है, इसको हमने देखना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं। अगर ये कंसिस्टेंट है तो फिर देखना है कि इसके
इसका यूनिक सोल्यूशन है या मोर देन वन सॉल्यूशंस है। तो उसका ये तरीक़ेकार है कि अगर आप समझते हैं कि फर्स्ट इक्वेशंस को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें और वो सेकंड वाली इक्वेशंस के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो देन ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट। देखिए मैंने क्या बताया, यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं, टू वेरिएबल्स की बात चल रही है, तो मैंने कहा कि सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो बात की बात है कि अगर होगा तो किस तरह का, यूनिक होगा या इनफाइनिटी मैनी। तो अगर सॉल्यूशन आपने देखना कि होगा या नहीं है, तो उस केस में होगा जब आप कहेंगे कि एक इक्वेशन दूसरी वाली इक्वेशन का मल्टीपल। जैसे यहाँ पे इस वाले केस को देखें जी, मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने कहा कि कब सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अगर आप ये कहें कि जी एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन का मल्टीपल है, यानी कि आप एक इक्वेशन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो दूसरी इक्वेशंस की लेफ़्ट साइड के इक्वल आ जाए, ठीक है, लेकिन राइट साइड के इक्वल ना आए। कब? जब मैंने कहा कि एक इक्वेशन को आप किसी कांस्टेंट से सोचें, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें और इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि इसकी लेफ़्ट साइड इसकी लेफ़्ट साइड के इक्वल आ जाए, ठीक है, इस तरह की ट्राई करनी है। तो अगर आपने लेफ़्ट साइड को इसकी लेफ़्ट साइड के इक्वल कर दिया लेकिन राइट साइड इक्वल ना हो, तो तब इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। दोबारा से बता रहा हूँ कि कब सॉल्यूशन नहीं हो, क्योंकि हमने ये तीन केसेस डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्यूशन ना हो, फिर सॉल्यूशन हो और यूनिक हो, और फिर सॉल्यूशन हो और इनफाइनिटी मैनी हो। तो पहली चीज़ मैं बता रहा हूँ कि कब सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन उस वक्त नहीं होगा जब आप एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें और उससे दूसरी इक्वेशन की लेफ़्ट साइड के इक्वल आ जाए लेकिन राइट साइड के इक्वल ना आए, तो उस वक्त सॉल्यूशन नहीं होगा। अब आप इसको देखें ना, इसकी लेफ़्ट साइड को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें सोच के, और उसकी इस सेकंड इक्वेशन की लेफ़्ट साइड के इक्वल आने की कोशिश करें, तो यहाँ पे ऐसा होगा ही नहीं। आप कभी भी देखें, एक्स वाले के ऑप्शन इक्वल करने हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन एक्स के ऑप्शन तो इक्वल होंगे लेकिन वाई के नहीं होंगे। मैंने ये कहा सॉल्यूशन तब नहीं होगा जब लेफ़्ट साइड इस मल्टीपल हो इसकी लेफ़्ट साइड का, राइट साइड इसका मल्टीपल ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन नहीं है, ये चीज़ इसमें गलत है। मतलब ये है कि सॉल्यूशन होगा। अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन अगर है तो फिर किस टाइप का सॉल्यूशन है। अगर अगर आप समझते हैं कि लेफ़्ट साइड इसकी लेफ़्ट साइड का मल्टीपल नहीं बन रही, तो फिर इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर आप कहेंगे कि एक इक्वेशन मुकम्मल तौर पे दूसरी इक्वेशन का मल्टीपल है, मल्टीपल इन द सेंस कि इसकी लेफ़्ट साइड को मल्टीप्लाई करें तो इसकी लेफ़्ट साइड आ जाए और राइट साइड भी उसी के इक्वल आ जाए, तो देन इनफाइनिटी मैनी सॉल्यूशन वाली कैटेगरी में फॉल होगा। फ़िलहाल ये इसका एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। कैसे इसको फाइंड करेंगे, वो आप बहुत सारा काम करते रहे हैं कि आप एक्स के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करें या वाई के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करें और प्लस और माइनस करें। तो मैं क्या करना, इसने क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई किया, वही बन गया -2x प्लस 2y इज इक्वल टू -2, इसके नीचे तो दूसरी इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और उसके बाद इनको ऐड किया, ये कैंसिल हो गए, 3y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/3। अब y की ये वाली वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू भी निकाली जा सकती है, तो ये इसका सॉल्यूशन निकाल लिया गया और ये यूनिक सॉल्यूशन आया, ठीक है। इसके बाद सॉल्यूशन विद नो सिस्टम विद नो सॉल्यूशन, तो मैंने जैसे बताया कि सॉल्यूशन कब नहीं होगा कि जब एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन का मल्टीपल तो हो, इस सेंस में कि उससे लेफ़्ट साइड के इक्वल आ सकती है लेकिन राइट साइड के इक्वल ना आ सकती है। जैसे आप इस पहले वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इस इक्वेशन की लेफ़्ट साइड मल्टीप्लिकेशन होने के बाद इसकी लेफ़्ट साइड के इक्वल तो आ जाएगी लेकिन राइट साइड इसकी राइट साइड के इक्वल नहीं आएगी। तो ये वो केस है जिसमें आप कहेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि इसकी वजह ये है कि अगर आप ऑप्शंस को इक्वल करेंगे तो देखिए इस तरह की इक्वेशन, फर्स्ट करें मैं इसको -3 से मल्टीप्लाई करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन में ऐड करता हूँ
तो उससे जो हमें रिजल्ट मिल रहा है ना, तो ये कट के 0 इज इक्वल टू -6, तो 0 -6 के इक्वल तो नहीं होता, मीन्स के सोल्यूशन नहीं है, कोई एक्स और वाई ऐसे नहीं होंगे जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसके बाद ये कह रहा हूँ कि इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन, वो मैंने आपको बता दिया कि जब एक इक्वेशन मुकम्मल तौर पे दूसरी इक्वेशन का मल्टीपल हो, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, जैसे इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो इसकी लेफ्ट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इसकी लेफ्ट साइड की इक्वल आ जाएगी, राइट साइड भी राइट साइड की इक्वल आ जाएगी। तो ये वो केस है जिसमें हम कहेंगे कि इस सिस्टम के इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन है, ठीक है। और अगर आप ये कहें कि इसकी लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई किया तो वो इसकी लेफ्ट साइड के इक्वल तो आ गई, लेकिन राइट साइड के इक्वल ना आई, तो वो केस है कि जिसमें कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आप वाले केस में इसको लेफ्ट साइड को जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी लेफ्ट साइड भी आ गई और राइट साइड भी राइट साइड के इक्वल आ जाएगी, तो इस वाले केस में इसके इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अब अगर एक से ज़्यादा सोल्यूशन इसके एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनको पैरामीट्रिक फॉर्म में आमतौर पे फाइंड किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हम इस सिस्टम को सॉल्व करें तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो चूँकि ये दोनों आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, तो जब मैंने पहले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों एक इक्वेशन बन गई। जब एक इक्वेशन 2 दफ़ा लिखी हुई है तो इट मीन्स एक इक्वेशन को छोड़ देना चाहिए। अब ये जो एक ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें वेरिएबल्स 2 हैं, तो जब आपने एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है तो इक्वेशन 2 होनी चाहिए थी। अब आप क्या करेंगे कि एक जो वेरिएबल है ना उसको आप फर्जी नाम देंगे, उसकी पैरामीट्रिक वैल्यू रखेंगे। लेट्स से कि मैं अगर y को t लेट कर देता हूँ तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बन गई, 4x माइनस 2t इज इक्वल टू 1 और 4x इज इक्वल टू 1 प्लस 2t, और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 प्लस 2t/4। तो अब आप देखें x की वैल्यू ये आई है और y की वैल्यू क्या है, t आई है। तो सोल्यूशन आपका ये बना 1 प्लस 2t/4 और देन t। अब t को आप कुछ भी ले सकते हैं और उसके जो कॉरस्पॉन्ड जो वैल्यूज आएंगी वो इस इक्वेशन को, इन इक्वेशंस को लाजमी तौर पे सेटिस्फाई करेंगी। लेट्स से कि मैं इसमें t को लगा लेता हूँ 0, तो 0 लगाने से इसका सोल्यूशन क्या बन गया, 1/4 एंड 0। अब आप x की जगह पे इस इक्वेशन में पुट करें 1/4 और y की जगह पे 0, तो फिर देखें कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाती है, मतलब ये इसका क्वेश्चन बन जाता है। इसी तरह से अगर आप इसमें t की वैल्यू 1 लगाएंगे और जो ये पेयर बनेगा, मतलब x और y की जो वैल्यूज आएंगी वो भी इसमें सेटिस्फाई करेंगी इस सिस्टम को। तो इट मीन्स कि जब इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस आएंगे तो इस तरह की पैरामीट्रिक फॉर्म में होंगे, तो पैरामीटर की कोई भी वैल्यू आप दे के जो कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट आएगा वो सिस्टम का सॉल्यूशन होगा। अब आपने अगर y को t रखा है तो आप ये भी कर सकते थे कि x को t रखते तो y की वैल्यू t की फॉर्म में आती, तो हर तरह से दुरुस्त है और ये ऐसे किया जा सकता है, ठीक है। ये इसने पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख दिया, जैसे मैंने भी टी y को t लिख दिया तो 1/4 प्लस 1/2 t, यही लिखा है ना मैंने, 1/4 प्लस 1/2 t, ये ऐसे कर दिया गया। तो ये एक सोल्यूशन लिखा हुआ है, ये एक से ज़्यादा सोल्यूशन, ये टी की मुख्तलिफ वैल्यूज लगा लगा के, जैसे टी की वैल्यू -1 लगाई तो ये बन गया, टी की वैल्यू 1 लगाई तो ये बन गया, और टी की वैल्यू 0 लगाई तो ये बन गया। तमाम, क्योंकि इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशंस हैं, बहुत सारे ऑर्डर पेयर्स, इन्फिनिटी मैनी ऑर्डर पेयर्स ऐसे होंगे जो कि गिवन सिस्टम को सेटिस्फाई करते होंगे। अब ये आ गया एक बड़ा सिस्टम 3 वेरिएबल्स वाला, इसको देखना है कि इसका सोल्यूशन है या नहीं है। अगर है तो फिर किस तरह का है, यूनिक सोल्यूशन है या इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन है। दूसरा तरीकेकार भी यही है कि आप ये सोचें कि क्या मैं एक इक्वेशन जब बकिया दोनों इक्वेशन का मल्टीपल है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप सोच के एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जो दूसरी इक्वेशन के बराबर आ जाए, और इस तरह से इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड इक्वेशन आ जाए, तो अगर ऐसा है तो फिर इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। और अगर दोनों साइडें इक्वल होनी चाहिए, अगर लेफ्ट साइड है तो इक्वल आ रही है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन है लेकिन राइट साइड नहीं आ रही, तो इन दैट केस कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप देखें ज़रा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें ये इक्वेशन बनती है,
लेफ्ट साइड भी बनती है, राइट साइड भी इक्वल आ जाती है। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करें इसके मीन्स के इस ये दोनों इक्वेशन जो दूसरी और तीसरी है ना वो फर्स्ट वाली इक्वेशन का मल्टीपल है फ्रॉम द लेफ्ट साइड एज वेल एज फ्रॉम द राइट साइड। इट मीन्स के इसके इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। अगर इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे तो आप चूँकि ये जो बकिया दो इक्वेशंस हैं वो पहली वाली इक्वेशन के मल्टीपल्स हैं। जब ऐसा हो तो दूसरी इक्वेशंस को छोड़ा जा सकता है क्योंकि वो भी तो उसी का मल्टीपल है, उसी के इक्वल आ रही है, उनको छोड़ दें। अब इक्वेशन रहेगी एक और वेरिएबल्स हैं 3। इन दैट केस आपको दो वेरिएबल्स को आर्बिट्रेरी वैल्यूज असाइन करनी पड़ेंगी। लेट्स से कि मैं y को ले लेता हूँ या उसने जो जिस तरह से किया हुआ है y को r ले लें और z को s ले लें। तो फिर देखें इस इक्वेशन की क्या शेप बन जाएगी, x माइनस आर प्लस 2s इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से आप जब x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 5 प्लस आर माइनस 2s। x की ये वैल्यू, y की वैल्यू हमने खुद से साइन की हुई है r, और z की वैल्यू क्या है s। तो x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू r और z की वैल्यू s। इसको आप आर्बिट्रेरी की फॉर्म में लिखेंगे 5 प्लस आर माइनस 2s देन आर और देन एस। ये ट्रिपलेट बन गया। ये जो है वो इस वाले सिस्टम का सोल्यूशन बन गया। अब आप इसमें आर और एस की अपनी मर्जी से वैल्यूज लगाते जाएं तो कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्रिपलेट बनेगा वो इस सिस्टम को सेटिस्फाई लाजमी तौर पे करता जाएगा। तो आप इसमें आर और एस की वैल्यू ज़ीरो रख के देख सकते हैं। अगर मैं आर और एस को ज़ीरो रखूँ तो ये सोल्यूशन क्या बनता है 5 0 0। तो आप देख लें ये 5 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है। एक्स की जगह पे 5 लगाएं, वाई और जी की जगह पे 0 लगाएं तो 5 इज इक्वल टू 5। सारे इक्वेशंस में अगर आप आर और एस की वैल्यूज आउटपुट करेंगे तो इसके कारस्पॉन्ड और क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो अभी इसको यहीं पे ऑफ करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका रिमेनिंग पार्ट और एक्सरसाइज देखेंगे। आप वर्किंग शुरू कर दें। तो इजी बुक है, तो इस पर मेहनत करें, नंबर अच्छे आ सकते। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।